हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी लास्ट वीडियो जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर थी, उसमें सबसे टॉप कमेंट था आई हेट ऑर्गेनिक। तो मैं कोशिश करूंगी कि 3 साल में मैंने जो भी ऑर्गेनिक के बारे में सीखा है, ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी चाहिए, वो आपके साथ शेयर करूंगी और आपको भी आई होप ऑर्गेनिक पसंद आने लगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑर्गेनिक को एक सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और अगर आपको एक भी टॉपिक अच्छे से नहीं आता है तो आप आगे चल के ज़रूर किसी ना किसी क्वेश्चंस में अटकेंगे। तो सबसे पहले बताती हूँ कि इस वीडियो में मैं अपनी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगी कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करी थी और कैसे एंड करी थी। मैंने टीचर्स कौन कौन से फॉलो करे थे, नीट 2025 पेपर एनालिसिस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, क्या एनसीईआरटी से आए थे या कहीं बाहर किसी और सोर्स से आए थे। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज, जो कि रेलिवेंट होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन प्लान, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी जल्दी हम भूलते हैं, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। मैं भी बताऊंगी कि मैं ऑर्गेनिक को बेस्ट तरीके से कैसे रिवाइज करती थी। तो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी मेरी अप्रोच कि मैंने ऑर्गेनिक को कैसे स्टार्ट किया था, जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा फेवरेट पोर्शन था। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें यूज होती हैं और इनसे कभी कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस और इनकी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाएगा। डिग्री ऑफ कार्बन एंड अदर ग्रुप्स, ये आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपको ये पार्ट दिया होता है। उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इससे आपको जो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर है नेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए, आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जब भी कोई बोलता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एस्टर और ईथर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड। उसके बाद है होमोलोगस सीरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फॉर्मूला। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये क्लासिफिकेशन से ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि सिलेक्ट करिए कि इनमें से कौन सा होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हर कोई टीचर पढ़ा देते हैं, पर फिर भी आप गौर जरूर करिएगा जब टीचर्स ये सब टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे। जब आपको ये बेसिक चीज़ें आ गई हों तो अब आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम्स पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आप हर किसी का नाम याद नहीं कर सकते। तो कॉमन नेम्स जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में एक टेबल दी होती है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स के आपको कॉमन नेम्स दिए होंगे। अगर आपको वो याद है, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा कॉमन नेम पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का पढ़िएगा जो 11th और 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दे रखी है कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की, जिनकी नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। और साथ साथ इन फंक्शनल ग्रुप के कॉम्बिनेशन जो मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर भी आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन एक तो डायरेक्टली नेमिंग में पूछ ले जाते हैं, और दूसरा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल का नाम लिख के दिया होता है, तब आपको आगे रिएक्शन को प्रोसीड करना होता है। तो अगर आपको नेमिंग ही नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो आगे चलने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, जब हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, एट टाइम्स हमारे पास इतने सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर उनको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी फिलो ऐप। मान लीजिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रही है, तो आपको सिंपली अपने डाउट की पिक्चर क्लिक करनी है और आपको मिल जाएगा एक एआई इंस्टेंट सोल्यूशन। और अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप 60 सेकंड्स में एक एक्सपर्ट टीचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करते हैं। जब तक आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए, आपको एक एक चीज़ समझ में नहीं आ जाए, बेसिक से बेसिक चीज़ें, तब तक वो आपको समझाएंगे। आप सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा आपको मिलते हैं पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज। तो आप कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फिलो ऐप एआई और एक्सपर्ट टीचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब आपने बेसिक नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया हो, उसके बाद आप आइसोमेरिज्म पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आपको जनरली आसानी से समझ में आ जाता है, पर जो स्टीरियो वाला पार्ट होता है, जिसमें कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, उसमें आपको इमेजिनेशन करनी पड़ती है, 3D डायग्राम दिमाग में सोचने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से टीचर से ये टॉपिक्स पढ़े थे जिनसे मुझे आसानी से समझ में आएगा। देखिए, आइसोमेरिज्म से इस बार 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आए थे। अगर आपको आइसोमेरिज्म नहीं आता था तो वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर चैप्टर में आगे जाके यूज होता है। जब आपने ये सब चीजें पढ़ ली हैं, तो आप पढ़ सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जीओसी। जीओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी आगे ऑर्गेनिक का आपका बेस बनेगा इससे। सबसे पहले आपको कुछ इफेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जो कि परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट होते हैं। इसमें परमानेंट इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी और हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले आप इन सबको सेपरेटली पढ़िएगा, उसके बाद इनके मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको इंडिविजुअली समझ में आ जाएंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका आई इफेक्ट भी लग रहा होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा होगा। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे
से आनी चाहिए। इन सब की एप्लीकेशंस बहुत जगह यूज़ होती हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स यानी कि कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, साथ ही साथ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन दोनों टॉपिक से इस बार नीट 2025 में क्वेश्चंस भी आए थे। तो आपको पता है इंडिविजुअली इस जीओसी की कितनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जब आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं, इसके बाद भी आपको डायरेक्ट अपना हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर शुरू नहीं करना है। पहले आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं तो कहूँगी सबसे ज़्यादा टाइम आप इस पोर्शन को दीजिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन जो आप आगे पढ़ेंगे उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पक्का यूज़ होगा। सबसे पहले आपको अटैकिंग रिएजेंट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। टाइप ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करी है: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन सबको इन डेप्थ पढ़ लीजिएगा और आगे चलकर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है पक्का 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 यूज होगा। देखिए, जब अपने बेसिक चीजें कवर कर ली हैं तो आपका ऑलरेडी काफी सारा पार्ट कवर हो चुका है, क्योंकि यही चीज बार बार रिपीट होकर हर चैप्टर में आती है। मैं आपको बताती हूँ एक चैप्टर का फ्लो। जैसे कि सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाती है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अलाइलिक, विनाइलिक, ये सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है, जिसमें IUPAC नेमिंग होती है और कॉमन नेम्स होते हैं। उसके बाद उस फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दी होती हैं और कमर्शियल इंपॉर्टेंस दी होती हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी होती हैं और जो चीज़ें नहीं कवर हुई है वो आपको एक बार NCERT पढ़कर समझ में आ जाएंगी। सबसे मेन चीज़ होती है प्रिपरेशन मेथड और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको हर चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11th और 12th का जो NCERT सीक्वेंस है, जैसे कि पहले हाइड्रोकार्बन हो गया, फिर हेलाइड्स वाला चैप्टर हो गया, फिर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर अमीन्स। आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, क्योंकि एक चैप्टर की प्रिपरेशन मेथड दूसरे चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो सारे के सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। जब तक आपको हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं आएगा, उसकी सारी इक्वेशंस, फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, वो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी नेक्स्ट चैप्टर में जरूर काम आएंगे। क्योंकि जब आपको सॉल्व करने होंगे कन्वर्जन्स, तो आपको हर चैप्टर को इंटरकनेक्ट करना होगा। उस टाइम पे आपको ये बात जरूर याद आएगी कि क्यों हर एक चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी था। अब मैं आपको जल्दी से टीचर्स बता देती हूँ जो मैंने फॉलो करे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देखिए, मैंने 3 साल ड्रॉप लिया था, इसीलिए बहुत मल्टीपल टीचर्स से मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको इनमें से जो अच्छे लगेंगे, जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आप उन्हीं से पढ़िएगा। सबसे पहले बैच में 2 टीचर्स थे, योगेश जैन सर और पंकज सर। तो मैंने सारे के सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स के योगेश जैन सर के फॉलो करे थे। उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई हुई है। पर रिवीजन के लिए मैंने कुछ लेक्चर्स जो पंकज सर के 1 शॉट्स हैं यूट्यूब में, वो देखे थे। साथ ही साथ इसके अलावा अलग सर के जो व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर्स हैं, मुझे आइसोमेरिज्म किसी से समझ में नहीं आता था, तो मैंने अलग सर से पढ़ा था। और आप मानिएगा उनके लेक्चर्स जेम है। पर दिक्कत यह है कि उन्होंने सारे चैप्टर्स कवर नहीं करे हुए हैं, तो इसीलिए दिक्कत आएगी। आपको 2-3 चैप्टर्स के लिए किसी और टीचर से पढ़ना ही पड़ेगा। साथ साथ जब आपके चैप्टर सब कंप्लीट हो चुके होंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अविनाश शर्मा भैया की ह्यूरिस्टिक सीरीज है, वो तो बेस्ट है। मतलब पर वो आप तब पढ़िएगा जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और आपको NCERT का रिवीजन करना है, हर एक रिएक्शन को दोबारा से रिवाइज करना है। तो उसके साथ साथ आप साक्षी वोरा मैम को भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि वो जेई की टीचर है, पर उन्होंने ऑर्गेनिक की NCERT रिवाइज करा रखी है। अगर आप कुछ जेई के टीचर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो सचिन राणा सर हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं। कुछ 1-2 टॉपिक्स मैंने उनसे भी पढ़े हुए हैं। आप भी सजेस्ट कर दीजिएगा अगर आपको कोई टीचर से अच्छे से समझ में आता है तो। अब मैं आपको बताऊंगी वो रेलिवेंट रिसोर्सेज जिनको यूज़ कर कर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, NCERT पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक की, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली उठकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, जो बेंजीन डाइजोनियम वाला या फिर और भी कई सारे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली NCERT की लाइन से उठ के आए थे। अगर आपको NCERT की लाइन नहीं पता है तो वो क्वेश्चंस में आप अटक जाएंगे सोचने में कि यार ऐसा होता भी था या नहीं होता था, इवन दो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पर फिर भी वो लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहला है NCERT की बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 5-6 बार आराम से एक चैप्टर पढ़ा था, पर आप इतना नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। और साथ साथ आपको NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन देखने हैं। आपने देखा इंटेक्स क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। साथ साथ NCERT की बैक एक्सरसाइज में जो कन्वर्जन्स दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो सॉल्व कर लिए खुद से तो इसका मतलब आपका बेसिक कन्वर्जन वाला पार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो उससे बेटर और कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब भी आप यूट्यूब में भी कोई 1 शॉट देखते हैं या कोई लेक्चर देखते हैं तो उसमें टीचर्स इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि टीचर्स को पता है कि काफ़ी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस भी आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चंस करा रहे हैं क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ साथ अगर आप किसी बैच में हैं तो उनकी DPPs और अगर कोई मॉड्यूल्स आप फॉलो करते हैं तो उनके क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई स्पेशल बुक मैं रेकमेंड नहीं करूँगी उसके लिए, पर अगर मुझे कोई अच्छी बुक मिलेगी या अच्छी कोई साइट मिलेगी तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी।
देखिए, अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होगी कि अभी आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत सारे बैचेज़ में शुरू नहीं हुआ है, और अगर शुरू नहीं हुआ है और आपका ऑलरेडी बैकलॉग है किसी और सब्जेक्ट में, तो आप रश मत करिए अपना ऑर्गेनिक शुरू करने के चक्कर में, आपकी और सब चीज़ें भी छूट जाएँगी। अभी आप बैकलॉग कवर करिए, जब बैच में शुरू होगा तभी ऑर्गेनिक शुरू करिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगेगा ऑर्गेनिक समझने में। अगर आप एक अच्छे सीक्वेंस में ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो। ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम सबसे पहले आप अपनी नोटबुक, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स वही लिखिए जो टीचर्स बनवा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे नोट्स ही लिखवाते हैं। मैंने देखा जो टीचर्स मैंने आपको सजेस्ट करे हैं ना, वो सभी बहुत अच्छे नोट्स लिखवाते हैं, तो उनके नोट्स को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कोई क्वेश्चन की बुक खोल के बैठ जाइए, अपनी मॉड्यूल या कोई डीपीपी खोल के बैठ जाइए और क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। जिस टॉपिक पे आप अटक रहे हैं उसको दोबारा पढ़िए, दोबारा समझिए। दूसरा, हमको नेम रिएक्शन याद करने में बहुत दिक्कत होती है। जब भी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं बिना रफ कॉपी के कभी मत बैठना। मुंह से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर लिख लिख के पढ़ने से आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें। तो आपने बुक खोली और किसी भी चैप्टर की रिएक्शंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए। यही बेस्ट तरीका है रिएक्शन को याद करने का। देखिए, आपने कंसेप्चुअल सब समझ लिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, बट एट द एंड आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, आपको नेम पता होने चाहिए रिएक्शन के, जो जो भी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं उनके अलावा कोई और नेम रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो उस रफ कॉपी में, तो आप देखेंगे कि यार मैं यहाँ अटक रहा हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएजेंट के बारे में नहीं पता है कि इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि उसमें कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म लग रही है, तो वो क्लियर कर लीजिए। यही चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपकी जीओसी वीक है तो जीओसी में एक बार जाकर के देख लीजिए कि माइनस आई है, प्लस आई है, रेजोनेंस कैसा हो रहा है, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, माइनस एम है, प्लस एम है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। तो आप में से बहुत सारे लोग कन्वर्जन वाले क्वेश्चन पे डाउट पूछ रहे थे कि हमें कन्वर्जन करनी नहीं आती है, ए से बी में अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, हमें बीच की प्रोसेस समझ में नहीं आती कि हम कहाँ से शुरू करें। देखिए, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था ऑर्गेनिक, तो मुझे भी समझ में नहीं आती थी, पर मैंने लेटर डिस्कवर ये चीज़ करी कि कन्वर्जन इतनी आसानी से इसलिए सॉल्व नहीं होती है क्योंकि उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। जैसे कि आपको अमीन्स चैप्टर की कन्वर्जन सॉल्व करनी है, तो उसमें एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हैलाइड्स, ये सब चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट और रिएक्शंस भी यूज़ होंगी। तो आप तब तक कन्वर्जन के क्वेश्चन को लेके घबराइएगा मत, जब तक आपका सिलेबस और सारी रिएक्शन को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू नहीं कर चुके हैं। मैं क्या अप्रोच लगाती थी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अमीन्स चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, जिसमें बेंजीन को मेटा ब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप देखिए कि बेंजीन से मेटा ब्रोमोफिनॉल करना है, तो इसमें दो ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं, एक है बीआर ग्रुप और एक है OH, यानी कि फिनॉल वाला ग्रुप बेंजीन के ऊपर OH। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रोमीन को अगर मेटा पोजीशन में हमें लगाना है, तो सबसे पहले कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप सबसे आसान कौन सा है जो हमने पढ़ा हुआ है, वो है NO2। तो NO2 को ऐड करने के लिए आपको नाइट्रेशन पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसमें आप HNO3 और H2SO4 का यूज़ करते हैं, तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। अब नाइट्रो ग्रुप का जब आप दोबारा से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, जिसमें कि आप उसमें ब्रोमीन ऐड कराएंगे, तो वो मेटा पोजीशन में जाके ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब आपको देखना है कि यार यहाँ तो NO2 ग्रुप हो गया, हमें NO2 ग्रुप नहीं चाहिए, BR तो चलो लग गया, अब हमें पहुँचाना है इसको OH ग्रुप तक। तो बेस्ट रिएक्शन क्या है, जब भी अमीन्स चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना, और उसके बाद उसमें कोई भी ग्रुप ऐड करा देना। तो हम NO2 को सबसे पहले NH2 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसका रिडक्शन कराना है। तो आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि SN प्लस HCl का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका NH2 ग्रुप ऐड हो गया। अब आप इस NH2 ग्रुप को डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करिए। इसके लिए आपको NaNO2 और HCl ऐड करना पड़ेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। तो अब आपका डाई एजोनियम बन गया और उसमें Br मेटा पोजीशन में लगा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, वार्म H2O डाल देना है, जिससे कि आपका डाईएजोनियम जो N2Cl वाला पार्ट है वो हट करके OH ग्रुप ऐड हो जाए आगे। तो अब आपका बन गया मेटा ब्रोमोफिनॉल। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, ऐसे ही आपको धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ही आएगी चीज़। इसके लिए आपको GOC अच्छे से आनी चाहिए, इसके लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से आना चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर और ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं, पर फिर भी अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वो चीज़ें ऐड कर दूंगी जो मैं भूल गई हूँ, और बाकी की सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, मुझे बता सकते हैं। मैं सोच रही थी कि अगली वीडियो इनऑर्गेनिक या बायोलॉजी में से किसी एक पे बनाऊँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप एक स्टार और एक स्माइली का स्टिकर कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। लास्ट वीडियो में आपने बहुत सपोर्ट किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।